जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने प्रिय लाइफ मैनेजमेंट चैनल और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके सामने मुखातिब हूँ। ये वीडियो ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से अपलोड किया जा रहा है। किसी को इसको दिखाने का अधिकार नहीं है। ये निःशुल्क वितरण के लिए है। आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। यूआरएल इसका अपने नाम से अपलोड करना मना है, इलीगल है, वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। कोई मुझे फ़ोन ना करें इस बारे में। जो भी आपको पूछना है यूट्यूब के कमेंट्स में पूछें। नो व्हाट्सएप, नो फ़ोन। तो मैं इसमें उत्तराखंड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, और उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम्स में काम आने वाली चीज़ें हैं। मेरी अपनी लिखी हुई पुस्तक है और नोट्स है मेरे अपने लिखी हुई पुस्तक है, वो मेरे सामने ओपन है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता के चल रहा हूँ। फैक्चुअल है चूँकि, तो इसलिए उसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। फैक्चुअल है तो मैं बता रहा हूँ। आप लोग इन पर ध्यान दे लीजिए। आप ये जान ही गए होंगे कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ना सिखाता हूँ। बीच बीच में थोड़ा पढ़ा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ऐसे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार पढ़ना चाहिए। मैं आपको इस लायक बनाता हूँ कि आप सेल्फ कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा और कुछ फैक्ट बता के छोड़ूंगा कि उनको ढूंढिए। अगर आप उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। गढ़वाल का वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में गढ़वाल के लिए असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों का उल्लेख है। 100 गढ़ हैं। किसी किताब में 102 लिखे हों, कहीं 130, इससे कोई मतलब नहीं, कोई बहस नहीं इस पर। मेरे पास जो स्रोत हैं, जहाँ से मैंने बिमल चरण लाहा की पुस्तक थी और तमाम सारे महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर्स हैं, उनसे मैंने लिखा है। ये बुक मेरी सारी छप के बिक चुकी है। मेरे पास मेरा अपना स्कैंड मटेरियल रहता है तो वो मेरे पास है। 100 गढ़ों का उल्लेख है। देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। उस काल के इतिहास में बद्रिकाश्रम, उत्तराखंड, केदारनाथ, गढ़वाल आदि के प्राचीन नाम रखे गए थे। ये सब इसमें बताया गया है। जल प्रलय के बाद माणा ग्राम में ही प्राण की रक्षा की गई थी। सप्त ऋषियों ने जल प्रलय जब हो गया था तो उसके बाद माणा ग्राम जो है, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, मैं कई बार गया हूँ, तो वहां पर ही प्राण रक्षा की गई थी। सृष्टि की रचना वहीं से फिर से प्रारंभ हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह कि मरीचि, अंगी, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ और मनु आदि की परंपरा प्रारंभ हुई। अगस्त्य का स्थान, अगस्त्य मुनि यही है। इस स्थान के वो प्रजापति थे। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी राजधानी गढ़वाल के दक्षिण में कनखल में थी। कनखल हरिद्वार में आश्रम है। ब्रह्मा के कुछ मानस पुत्र थे। दक्ष, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु और अत्रि गढ़वाल में ही निवास। देवभूमि कहलाती है उत्तराखंड। अजीब सा एहसास भी होता है। एक्चुअली हरिद्वार पहुंचते ही आपको देवभूमि का एहसास होने लगता है, महसूस होने लगता है। रुड़की में नहीं होता। हरिद्वार पहुंचते ही जैसे ही आप पतित पावन गंगा के दर्शन करते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ही आप बढ़ते हैं ऋषिकेश की तरफ और फिर ऊपर, तो बहुत ही अद्भुत एहसास होता है वास्तव में। इसीलिए देवभूमि है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं में दिति सबसे बड़ी और अदिति सबसे छोटी थी। अदिति से 12 देव रूप पुत्र और दिति से दैत्यों का जन्म हुआ। संघर्ष न हो इसलिए अदिति के पुत्रों को गढ़वाल का दक्षिणी भाग और दैत्यों को गढ़वाल का उत्तरी भाग मिला। देव और दैत्य जातियां नहीं थी, कर्म थे ये केवल। अब इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। इसमें आगे बहुत सारा आर्यों का इतिहास करके दिया गया है, वो मैं नहीं बता रहा। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ नदियां हैं। अलकनंदा, घोली, नंदाग जो सरस्वती है, पिंडार, मंदाकिनी, नयार, नबालिका, परुणी, ये बद्रीनाथ के निकट है। बद्रीनाथ जी के निकट एक सरस्वती भी है। वहां पर बड़ा अद्भुत दृश्य है। चट्टानों के बीच में एक चट्टान रखी है और छोटे छोटे बच्चे वहां जाके कूद के उस चट्टान पे जाके जल लेके आते हैं। तो वो बहुत ब्यूटीफुल चीज है। ऋग्वैदिक शब्द हैं, कुछ गढ़वाली शब्द उनसे निकले हुए हैं। स्या माने स्त्री होती है और गढ़वाली शब्द भी स्या है। स्यो जो है पुरुष है और स्यो जो है वो पुरुष है गढ़वाली में। गाध जो है वो भी गाढ़ शब्द आ जाता है। बरसाती नदी। माणो ही है। 8 छटाक। पहले छटाक होता था, एक तौल होती थी छटाक, जो लगभग 57 ग्राम होता था, 57 ग्राम। कतमत माने जल्दी जल्दी। द्विपद दुपाया। गोष्ठ गोठ पशुओं का। पर्यक पर्या मट्ठा बिलोने का बर्तन, मट्ठा बिलोया जाता है जो उसका बर्तन, पर्यक। सामान्य नमस्कार, सामान्य साहब, नमस्कार साहब। भव्य भोल हो गया। व्यय व्याले हो गया। अस्मा येमा हो गया। उथ उच्च हो गया। ऐसे करके कुछ शब्द भी मैंने ढूंढे थे, तो कुछ शब्द मैंने आपको पढ़े। ये बहुत कई पेजेस में लिखे हुए हैं। रामायण काल में इस क्षेत्र में किरात जाति का आधिक्य था। किरातार जो नियम जो लिखा है उसके अंदर किरात जाति का है। मैंने इसमें लिखा नहीं है, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कहीं पर
याद आएगा तो बताता हूँ। निसंग भास एक शब्द याद आ रहा है कि निसंग भाष इस्तेमाल किया गया है, निसंग भास कि गुफाओं में, हाँ, दरी ग्रहाणाम वनिता सखायाम, ऐसा कुछ है, दरी ग्रहाणाम वनिता सखायाम, कि दरी ग्रहाएं जो गुहाएं हैं, जो मतलब पहाड़ के अंदर बनी हुई गुफाएं हैं, उनमें भील, उनमें जो वो पुरुष हैं वहाँ रहने वाले पहाड़ी जो जनजातियां हैं, उनकी स्त्रियां जो हैं वो जड़ी बूटियों की औषधि जो होती है उसको जलाती हैं तो खुशबूदार प्रकाश पैदा होता है। कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है इस चीज़ का। मुझे किसी का ध्यान आ गया, कालिदास के किसी ग्रंथ का, महाभारत कालीन इतिहास का भी यहाँ पर है। गोविंद प्रसाद नौटियाल जी ने काफ़ी कुछ लिखा है इसके बारे में। और पांडवों का बद्रीनाथ पांडुकेश्वर का वर्णन है, पांडुकेश्वर रास्ते मिलता है। मैं बद्रीनाथ धाम 12 बार गया हूँ करीब करीब, और मुझे बड़ा प्रिय है वो स्थान, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और बल्कि स्थान के साथ साथ पूरा रास्ता बहुत प्रिय है, जितना भी पूरा रास्ता है मेरे लिए वो अद्भुत यात्रा होती है। जब से वो लैंडस्लाइड वगैरह हुई तब से मैं नहीं जा पाया। कृष्ण ने स्वयं श्री कृष्ण जन्मखंड के उत्तरार्ध 126वें अध्याय में कहा है कि बद्रीवन बिहारी विशाला में निवास करते हैं। इस पर तो सीडी भी आती है, बद्रीनाथ की कहानी है उसके अंदर, गुलशन कुमार ने वो निकाली हुई और काफी हद तक उसमें वो फैक्ट्स हैं जो मैंने पढ़े हैं। इसके बाद मध्यकालीन राजवंश हैं बहुत सारे। पिथौरागढ़ जिले में काली नदी के पश्चिम में बहुत सारे किरात जाति के अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। किन्नर और किरात, ये किन्नर जो है वो हिजड़ा नहीं है। बहुत से लोग किन्नर कहने लगे हिजड़ों को, ये गलत चीज है। वो एक्चुअली वो संस्कृत में किम नर, क्या ये नर है, ऐसा शब्द बना लिया लोगों ने, ऐसा नहीं। किन्नर तो एक अलग, जैसे देव दानव गंधर्व किन्नर किरात ये सब जो हैं बड़ी अद्भुत जातियां थी। और किरात तो किन्नर जो हैं, तो इसमें प्राचीन साहित्य में खश खस खप 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये आर्य जाति के लोग थे, तो इन सब का वर्णन किया गया है। अब इसमें गढ़ थे, गढ़वाल में 52 गढ़ थे। मेरी राय है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं तो वो 52 गढ़ के नाम इंटरनेट से ढूंढ के लिख लें। नागपुरगढ़, कोलीगढ़, खाड़गढ़ और फल्याणगढ़, बांगरगढ़, कोयलीगढ़, भरपूरगढ़, कुजनीगढ़, सिलगढ़, मुंगरागढ़, रैकागढ़, उप्पूगढ़, बहुत सारे गढ़ हैं। तो ये 52 हैं गढ़ हैं टोटल। तो गढ़वाल कहलाता था। उत्तराखंड में वाल शब्द बड़ा चलता है, जो जहाँ का रहने वाला होता है वाल करके कहा जाता है। शक जाति का शासन रहा है। शालिवाहन शक संवत को सदा महत्व दिया है, तो शालिवाहन महाराज का राज्य रहा वहां पर। गढ़वाल की प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा बहुत अधिक सुनिश्चित नहीं थी, बहुत अधिक नहीं मिलता। उत्तरकालीन राजवंश कत्यूरी वंश जो है, कत्यूरी वंश के बारे में जरूर जान लीजिए। पंवार वंश, पंवार कत्यूरी, इनके बारे में। और इसके अलावा पंवार के विषय में लोगों को विचार है कि चंद्रवंशी जाति है। इनमें परमार होते हैं, प्रमार होते हैं, प्रमर होते हैं, पंवार होते हैं, अलग अलग प्रकार के। ये बाकायदा ऐतिहासिक तथ्य हैं और बड़े बड़े ग्रंथों से लिए गए हैं। परमार लोगों के अधीन जो नगर थे वे आज भी विद्यमान है। महिष्मती, महेश्वर, धारा, मंडप, दुर्ग, मांडू, उज्जैनी, पूरे भारत में फैले हुए। चित्तौड़, आबू, चंद्रावती, मऊ, मैदान, पावारवती, अमरकोट, लौह, दुर्वा, पाटन, ये उत्तराखंड के नहीं, बाहर बाहर हैं सभी। पंवारों का राज्य नर्मदा नदी के पार दक्षिण भारत तक फैला था। कवि चंद्रभट्ट ने इनके बारे में लिखा हुआ है। चंद्रभट्ट की पुस्तक है मेरे पास, उसमें तमाम बातें लिखी गई हैं और प्रशस्ति है पूरी। चंद्रवरदायी ग्रंथों में पंवार वंश की प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति माने क्या होता है? तारीफ, उनकी प्रशस्ति लिखी गई। और इसी प्रकार से गढ़वाल में पंवार वंशी राजाओं की सूची है पूरी। पांडुपाल, सगतपाल, शालीपाल, मदनपाल, जयचंद्रपाल, मदन सिंह पाल, सुरतिपाल, सत्यपाल, विभोगपाल, विक्रयपाल, हंसपाल, ऐसे करके 37 राजा हैं पाल वंश के पूरे वंशावलियां। इसके बाद जो है 59 राजा हैं, दूसरे पेज पे भी 59 राजा हैं। गोरखाओं का आक्रमण हुआ। इसके बाद जो है गोरखा लोग नेपाली हैं जो तिब्बती नस्ल के हैं, जो कैप्टन हार्डविक ने लिखा हुआ है। उनका एक रिसर्च पेपर है जिसमें कैप्टन हार्डविक का उन्होंने लिखा है कि नेपाली हैं। हिंदुस्तानियों से उनकी बुद्धि और शक्ति इतनी बढ़ती गई कि उन्होंने नेपाल में छोटे छोटे राज्य बना लिए। एक छोटा राज्य त्रिशूल गंगा है। तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन का युग शुरू होता है। कुमायूं का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया वगैरह। इन इतिहास, कुमायूं का इतिहास जरूर पढ़ लीजिए। उत्तराखंड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मेंस देने जा रहे हो, प्री देने जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा शक संवत के प्रचलन में अल्मोड़ा वगैरह के आसपास के इतिहास, चंद्रवंश का इतिहास बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में, इंटरव्यूज में इतिहास के बारे में बहुत पूछते हैं। गोरखा शासन, अब 18वीं सदी के अंतिम दशक में गोरखा शासन जो है उसके बारे में। फिर अंग्रेजी शासन है, इसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, जो मतलब मैंने अपनी पुस्तक में नहीं किया है, लेकिन वैसे तो मिल ही जाता है और भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगा था कि इंटरव्यू या मेंस के पर्पज़ का उतना नहीं है, इसलिए।
अब पुराणों में मानसखंड या केदारखंड, उत्तरगिरी, उत्तर पथ वगैरह करके ये सब हैं, ये पौराणिक नाम है। असल में पौराणिक नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी पौराणिक नाम है। अब ये कहना लेकिन बताना सब बेकार है कि हिमालय कितने तरह का है, कि शिवालिक है हिमालय, लघु हिमालय, महा हिमालय, भूगोल में आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आपको देखना है कि जनपदों के नाम जान लीजिए सारे, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, ये सब इनके बारे में जितना अमर उजाला से ये लिया मैंने, और इनके बारे में जितना भी डिटेल है वो पूरा का पूरा डिटेल आप इसको पढ़िए और इसको पूरा समझिए। अब जनजातियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। शौका जनजाति, भोटिया समाज के उद्गम के बारे में, इनके बारे में, शौका, भोटिया जनजाति, इनके विषय में पूरा जानकारी करिए सारी। असल में ट्राइब्स कहीं भी हो, यूपी में तो बहुत कम रहेंगी जब से जो है उत्तराखंड चला गया, तो मुझे इसीलिए लगता है कि प्राकृतिक लोग चले गए, नेचुरल पीपल जो है। मैं ट्राइब्स का बहुत सम्मान करता हूं, मुझे लगता है कि ट्राइब्स वास्तव में नेचुरल लोग वही हैं। प्राकृतिक, मैंने पिछली वीडियो में कहा है, प्राकृतिक लोग वही। हम लोग तो बंठन के जो है सभ्य समाज गढ़ लिया है, और ये वास्तव में सभ्य समाज नहीं, बहुत असभ्य समाज होता जा रहा है। और सच माने में जिन्हें हम कहते हैं जंगली, वो जंगली नहीं है, वही वास्तव में प्राकृतिक मनुष्य हैं। और हम लोग तो ऊपर से मुलम्मा चढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी है, सोना चांदी चढ़ा हुआ है, अंदर से तो बहुत सड़ चुके हैं एकदम, बिल्कुल ही। वास्तव में समाज बहुत सड़ चुका है, मुझे बड़ा शौक होता है, बहुत अफसोस होता है। तो ट्राइब्स में ये जो है, इसके अंदर आपको वन रावत, थारू, बुक्सा, ये सब जो है इनके बारे में जानना है, और इनके बारे में अच्छा सा पढ़ लीजिए। असल में जब जनजातियां पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए? जनजातियां मस्त रहने वाले प्राणी होते हैं, एकदम त्योहार मनाते हैं, जी भर के गाते नाचते हैं, और ज्यादा अब उन्हें जबरदस्ती हम लोगों ने सभ्यता के नाम पर, और उनको वेरियर एलिवन ने पहले ही सतर्क किया था कि अगर हमने ये किया तो इनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, वही हमने कर डाली। उनको सभ्य बनाने के चक्कर में, पढ़ाने लिखाने के चक्कर में उनको भी आर्थिक बना दिया, लालची बना दिया, और तमाम चीजें बना दी, पैसे की सोचने वाला बना दिया। वरना कितने प्राकृतिक मनुष्य हुआ करते थे। अब आप कहिए क्या मैं तरक्की नहीं चाहता? तरक्की है ही नहीं, वो तरक्की तो है ही नहीं, इसको क्या तरक्की कहेंगे? पैसा कमा कमा के धर लो तो कोई तरक्की थोड़ी है। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है। तो आप ये देखिए कि इसमें ये पढ़िए कि उन ट्राइबल्स ने, ट्राइबल्स के कौन कौन से रीति रिवाज हैं, उनके जो नृत्य हैं, जो उनके संगीत हैं, जो उनकी राग हैं, जो उनका साहित्य है, अगर कहीं है तो कम है लेकिन है, जो उनके शब्द हैं, उनके रहन सहन है, उनकी रिवाजें हैं, वो देखिए। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं, माना के भोटिया, मारछा, नीति के तोलिया, और जोहार के शौका या रावत कहलाते हैं। जोहार के शौका स्वयं को भोटिया कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि भोटिया कहने से तिब्बती या बौद्ध मतावलंबी होने का भ्रम उत्पन्न होता है। तिब्बत को भोट भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि नहीं, सीधा एग्जाम में आने वाला, कि तिब्बत को भोट भी कहा जाता है। भोट प्रदेश कुमायूनी मंडल के पिथौरागढ़ जनपद के धौलीगंगा क्षेत्र से प्रारंभ होकर और ये आगे तक जाता है, माना तक फैला हुआ, माना या माना वो वहां तक फैला हुआ है। काली नदी के कपकोट को यदि एक रेखा से मिला दिया जाए तो कुमायूं के इसके उत्तर वाला भाग भोट प्रदेश कहलाता है। ऐसी चीजें तो जाननी है आपको। शौका जनजाति या भोटिया जनजाति, इनका मंगोलॉइड स्वरूप है, और इनके बारे में है किन्नरों का देश क्या है, और इनमें कौन कौन सी पूर्व बोले जाने वाली जातियां थीं। राई, लिंबू, याखा, किरात, गोरखा, जुमला के बीच प्रधान निवासी मगर और गुरंग जातियों को यद्यपि किरात में नहीं गिना जाता, किंतु मानव तत्व की दृष्टि से एक विशाल जाति का अंग थी। संस्कृत साहित्य मंगोलों को किरात अथवा किरातों को मंगोल कहा गया है, किरात अर्जुनियम जो बात की गई। खमेर शब्द जो है ये उससे बना, मौन खमेर तिब्बती बर्मी भाषा का शब्द है। मौन और कंबोडिया के खमेर से मिलकर बना हुआ है। मैंने अपनी पुस्तक में आगे इसमें दिया हुआ है किन्नर देश के बारे में 100 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं। उस जमाने में लिखी जब कभी सोचा नहीं था कि इनकी कोई वो भी होगी, पीडीएफ फॉर्म होता होगा, आगे चल के कंप्यूटर ही नहीं थे, या आगे चल के इनका कोई स्कैनिंग भी पॉसिबल होगा। बहुत जमाना हो गया काफी। अब तो बस आपके सामने हम हैं, आप हमारे सामने, बस यही पुस्तक है सबसे बड़ी। भोटिया शब्द की उत्पत्ति, शौका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आया? शकिया लामा की पूजा करने के कारण जौहारी लोग शौका कहलाए। बद्रीदत्त पांडे ने ही लिखा है ये, जो वहीं के निवासी हैं। कत्यूरी राजाओं की तरफ से ये प्रथा चली है। रंग जनजाति, रापे अंकी बिंदी, रंग जनजाति, ये धारचूला तहसील में जो है ये रंग जनजाति है। इसके अलावा धौली, रामा, न्योला, गलमछा, सोबला, ज्योति, गालागाड़, काली यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। बहुत सी, हर जगह की नदियां इंपॉर्टेंट है, कोई भी एरिया हो नदियां इंपॉर्टेंट। छोटी नदियां में उत्तराखंड में विशेष रिवाज है पूछने की एग्जाम में, नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद ये तो बहुत बड़ा डिटेल है, इसको थोड़ा कट शॉर्ट करते हुए चलते हैं क्योंकि हमें बहुत चीज़ें आपको बतानी है, अभी काफ़ी चीज़ें बतानी है। संस्कार वगैरह जानने होते हैं, जातियों के अपने अपने रिवाज होते हैं। इसमें रंग समाज ने लूमा का पद प्राप्त करता है। जो एक व्यक्ति जो है ब्राह्मण होकर भी वो शस्त्र धारण करता है, अपनी जाति से जन्म से विवाह आदि तक सभी संस्कार अनुष्ठान पूजा आदि संपन्न करता है। रंग समाज ब्राह्मण रहित है, इसमें कोई ब्राह्मण नहीं है। वे अपने धार्मिक क्रियाकलापों विवाह आदि संस्कारों को संपन्न कराने के लिए किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते, बल्कि लमा, आधा ला है, लमा भी ही उस ब्राह्मण कर्म का निर्वाह करता है। लेकिन गौन कर्म यानी मृत्यु संस्कार के लिए जो है स्यक्चा द्वारा संस्कार कराया जाता है। स्यक्चा जो है मृत्यु मार्गदर्शक है, वो एक अलग पद होता है। रंग समुदाय सामाजिक मान्यताओं से इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो अपने को पृथक नहीं कर पाता। मछली पानी के बिना और मनुष्य समाज के बिना और गांव के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। न्याति ते टांगन मी सौ ती टांगन, ये वहाँ की लैंग्वेज में मैं नहीं जानता, वहाँ की लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है सारी भाषाएं, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। जो लिखा है वही मैंने पढ़ा, कहीं से मैंने इसको नोट किया हुआ है किसी रिसर्च पेपर से, तो वो चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है। ट्राइब्स में एक बात मिलती है, स्त्रियों का सम्मान है, हम लोग नहीं करते, हमारे समाज में अभी तक नहीं मिल पाया। यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता की यही स्थिति रंग समाज में देखने को मिलती है, जहां पर स्त्रियों का सम्मान है। स्त्रियों का सम्मान हर जगह नहीं होता। मुझे मनोहर श्याम जोशी बड़े प्रिय हैं, मैं इससे हट के बात बता दूं आपको। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास, गौरापंत शिवानी के उपन्यास, पहाड़ी पृष्ठभूमि होती है पूरी, एकदम पूरा मन मस्तिष्क वहीं घूमने लगता है। और मनोहर श्याम जोशी ने कसप लिखा था, जबरदस्त नॉवेल है, पढ़ने लायक है। आप लोगों को राय नहीं देता मैं, यूपीएससी वालों को, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने तो ये देखा, मुझे सब कुछ सबसे सब कुछ मिलता रहा। बराबर कसप मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा, और बहुत अद्भुत प्रेम कथा है, बहुत अद्भुत है। पहाड़ का दर्शन होता है, पूरा पहाड़ी संस्कृति का दर्शन होता है, बोलचाल का दर्शन होता है, और उससे मैंने बहुत सारे जाना कि मतलब संस्कृति क्या है, कैसे। और लौट के किताब पर आते हैं फिर से। गबला देवता, वेद व्यास की घाटी, चौंदास घाटी में रंग से नाम के देवता से मुझे याद आ गया, जब मैं नैनीताल ट्रेनिंग में था तो हम लोग वहाँ पर गोलू देवता के मंदिर में दर्शन करने गए थे, और वो वहाँ पर है, उसकी जगह का नाम मुझे याद आएगा तो बताऊँगा, जहाँ पर वो है मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, घोड़ाखाल में है, वहाँ देखने गए थे। बहुत अद्भुत मंदिर है, और जहाँ पर एक वहाँ के राजा की पूजा होती है। इस प्रकार से रंग समुदाय की विशेषता है, कौवे की मान्यता बहुत अधिक है। तो ये जनजातियों की बहुत विशेषताएं होती हैं। कौवे को बुलाकर भोज दिया जाता है, हमारे यहाँ भी होता है, पितरों का प्रतीक माना जाता है, पितरों के हिसाब से कौवे को खिलाया जाता है। कौवे को, चींटी को, गाय को, ये सबको खिलाया जाता है। वहाँ पर कौवे का ज़्यादा रिवाज है। घुघुतिया या घुघतिया त्यौहार होता है, उसमें कौवों को भोजन कराया जाता है। यही सब तो एग्जाम में आने वाली चीज़ें होती हैं, इसी प्रकार की चीज़ें। राजी जनजाति है, वनरौत, वनरावत, वनराजी कहते हैं, तो इनको राजी के नाम से जाना जाता है। रौत्यूड़ा निवास स्थान है। वनरावत 5 धड़ों में है, अस्कोटी पाल है, डिंसी पाल है, बैतड़ा है, एरी है, और एक और कुछ नाम है, ये मिट गया है यहाँ पे, कोयंतला शायद लिखा लग रहा है, मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, उस एरिया के लोग होंगे उन्हें पता होगा। हर एक धड़े का अपना इष्ट देवता होता है, ये सब अपने अपने एरिया उनके इष्ट देवता होते हैं। और देवताओं के नाम बहुत मतलब व्यक्तियों जैसे हैं। वनरावतों के देवताओं मलयनाथ, गणयनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन और छुरमल, इस तरह के देवताओं के नाम भी हैं। रजबार, ये अपने को चंद्र राजपूत मानते हैं। रजवाड़ा शब्द होता है उसी का रजबार। डीएन मजुमदार ने इनको गुफावासी, घुमंतु, खानाबदोश, पेड़ों पर घोंसला बनाने वाली जनजाति कहा था, और इनको अदृश्य सौदागर कहा था। सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में एक चीज होती है साइलेंट ट्रेड होता है, चुपचाप दूसरे घर में कुछ रखाना और दूसरा हमारे घर में कुछ रख जाएगा कि चुपचाप, जैसे केले रखाना बदले वो मांस रख गया, ऐसा करके तमाम ट्राइब्स होती हैं तो जिनमें इस तरह होता है। तो ये अदृश्य व्यापार कहलाता है, साइलेंट ट्रेड कहलाता है। सोशियोलॉजी में ये चीज आती है, एंथ्रोपोलॉजी में भी आती है। कौन कौन से पशुओं को रखते हैं ये, कौन कौन से पशुओं की पूजा करते हैं, इनकी जो डेली लाइफ में जो चीजें इस्तेमाल होती है उसको क्या कहते हैं। लकड़ी का तख्ता जो है, इसमें गेठी, सानड़ की लकड़ी की ठेकी, पलटना, घी रखने का चौठा, दही मथने का बिनड़ा, अनार मापने की नाली, हल, जुआ, कुदाल, बड़ा इंटरेस्ट आता है तमाम दुनिया भर की जानकारी करने में, बड़ा आनंददायक है। पितृ सत्तात्मक जनजाति है ये, परिवार में माँ की स्थिति फिर भी सर्वोपरि होती है।
पितृसत्तात्मक है भले ही, यानी कि पैट्रियार्कल है, बट स्टिल दे प्रेफर। डॉक्टर शोभाराम शर्मा ने कहा कि वे जंगलों के प्राणी थे, वानस्पतिक नामों और स्थानाधिक नामों में उनका भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी उनके नामों में जो है फ्लोरा एंड फौना साफ साफ झलकता है वन राज्यों में। थारू जनजाति है, बुक्सा है, इनके विषय में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में मिल जाता है काफी कुछ, बट सोशल ज्योग्राफी है ये। सोशल ज्योग्राफी में सोसाइटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में पर्यटन विकास वगैरह पढ़ लीजिए। पर्यटन विकास क्या क्या है, वहां का पर्यटन क्या क्या है, टूरिज्म क्या क्या है। शिक्षा की स्थिति, आंकड़े पढ़ लीजिए। मेरी बुक बहुत पुरानी है, वो तो बहुत पुराने आंकड़े हैं, आपको नए पढ़ने हैं। 2011 की जो सेंसस हुई है उसमें देखिए। कुमायूं को उत्सव त्योहार, संवत्सर की प्रतिपदा, चैत्राष्टमी, रामनवमी, दशहरा, विश्वती, मेष संक्रांति। हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं जैसे, ऐसे ही मेष संक्रांति है, तो मेष संक्रांति के बारे में। इसके अलावा हरेला, हरियाला या कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति भी होती है। हरकाली महोत्सव होता है, घृत संक्रांति भी होती है, सिंह संक्रांति यानी राशियों के आधार पर संक्रांति है। ऋषि पंचमी, नाग पंचमी है, बिरुड़ पंचमी भी है। रक्षाबंधन पे कुछ जगह पर पत्थरों से युद्ध भी होता है रक्षाबंधन पर। चंपावत जिले के देवीधुरा गांव में स्थित वाराही देवी के मंदिर के प्रांगण में रक्षाबंधन के अवसर पर भूमि पर अपना रक्त गिराने के अभिलाषी क्षेत्रीय लोग खेलते हैं। क्षेत्रीय भाषा में इसको बगवाल कहते हैं। यहाँ पर जनश्रुति है ये कि जहां रक्त गिरता है जिसका, उसको देवी वरदान देती है, आशीर्वाद देती है। तो आपको मुख्य तौर पर मुझे यही बताना है कि आपको ये सब पढ़ना है। वस्त्र और आभूषण पढ़िए, उनके भाषा उनकी जानिए कि उनकी भाषा में कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अमेरिकन साइंटिस्ट हैं भाषा वैज्ञानिक हेनरी कैलोंग, लिली टर्नर और सुनीत कुमार चाटुर्जिया। नेपाली विद्वान महानंद सप्कोटा और ईश्वर बराल, चूड़ामणि बंधु, इन सब लोगों ने बहुत कुछ भाषा का अध्ययन किया है और नेपाली भाषा के निकट पाया है काफी हद तक। कुमायूनी भाषा का साहित्य अपना जो है ब्रिटिशर्स ने, एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने कुछ काम तो बहुत अच्छे किए हमारे भाषा सर्वेक्षण के लिए और भाषा के बारे में बहुत अच्छे काम किए जो हम लोग कभी नहीं कर पाते। कुमायूनी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अनेक कवि हैं, नरोत्तम पांडे का नाम फेमस है। श्रृंगारमूलक कविताएं हैं, ब्रजेंद्र लाल शाह, चारूचंद्र पांडे, शेर सिंह बिष्ट, नंद कुमार उप्रेती, चिंतामणि पालीवाल, हीरा सिंह राणा, करम सिंह भंडारी, इन सब के बारे में एक एक पैराग्राफ जरूर जान लीजिए। मैंने अपनी बुक में नहीं लिखा था, मुझे मिला नहीं था, उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो मुझे इनके विषय में डिटेल नहीं मिला था। जितना मिला था मैंने एनसाइक्लोपीडिया और लाइब्रेरी से जाके, मैंने, मेरे भाई ने, सब लोगों ने बहुत प्रयास करके काफी मैटर इकट्ठा किया था। फिर इसको उत्कर्ष अकेडमी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया इस किताब को, और अपने शिष्यों को जो यहाँ पढ़ने वाले हैं उनको ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट किताब दी गई बराबर कंटिन्यूसली। गढ़वाली भाषा का साहित्य भी इसी प्रकार है कि इसमें जॉर्ज ग्रियसन ने इसका स्टडी किया है। गढ़वाली श्रीनगरिया, राठी, लोहव्या, बधानी, दशौल्या, मांझ, कुमैया, नागपुरिया, सलानी और गंगपालिया, इस तरह की गढ़वाली भाषा के भेद हैं अलग अलग। पंडित गोविंद प्रसाद घिल्डियाल ने हिंदी राजनीति के नाम से एक किताब प्रकाशित कराई थी, उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ, जहां से मैंने ये लिया हुआ है। मैं रेफरेंस हमेशा बताता हूं, मैंने कुछ भी अगर लिखा है कहीं भी तो विद रेफरेंस लिखा है, क्योंकि ये रेफरेंस की चीजें हैं, ये कोई मेरे मन में थोड़ी जन्म ले रही हैं, ये तो रेफरेंसेस है। मैंने जाने कितनी सैकड़ों किताबों को इकट्ठा करके उस सैकड़ों किताबों से तमाम किताबें लिखी हैं, कंपाइल की हैं, उनको आपके अनुसार ढाला है और आपके अनुसार पढ़ाता हूँ। आज भी यही स्थिति है कि मैं डेली जितना समय मिलता है उतना समय पढ़ने में और आपको पढ़ाने में ही लगाता हूँ सारा का सारा। व्यापार और उत्पादन पढ़िए, ये लेटेस्ट आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के तौर पर, ये सारी चीज़ें लेटेस्ट पढ़नी होंगी। सामाजिक प्रथाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी जगह की। सामाजिक प्रथाएं, कुली बेगार नामक एक कुप्रथा का चलन था, जोगी जोगनी बनने की प्रथा थी, पुत्र पुत्रियों को साधु संतों को मंदिरों में भेंट चढ़ाने से भी नहीं हिचकते थे, जोगी जोगनी बन जाने की प्रथा हुआ करती थी। तो ये सब ज़्यादातर ख़त्म होती जा रही हैं, इस तरह की प्रथाएं जो है, क्योंकि अब समाज में जागरूकता आ रही है, तो जागरूकता का एक लाभ भी है। स्थानीय देवी देवता कुमाऊं, हरू, सैम, गंगनाथ, केदारनाथ और तमाम सारे अभी हमने पिछली बार बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले वो सब बताए थे। ये मनौती पूरा होने पर मंदिर में रोटी चढ़ाई जाती है या बलि भी दी जाती थी पहले, और गेहूं का आटा वगैरह भंडारा करने की भी परंपरा है। ऋतुरैण या चैती गीत गाने की परंपरा है। होली की भी परंपरा है। आणा सुनाई जाती हैं, आणा पहेलियां होती हैं,
मालूशाही गाते हैं, रमोलों की कथा सुनाते हैं, नंदा देवी वगैरह में मेले लगते हैं, आषाढ़ी मेला लगता है, और तमाम लोक गायक जो है तमाम गाने गाते हैं। बैर, भगनौल, रमौल, झोड़ा, चांचरी वगैरह ये सब गाए जाते हैं, ये सब हैं। झोपड़ियाँ, झाल हैं। इसके अलावा साहित्यकारों के बारे में जान लीजिए, जो अभी मैंने कुछ नाम लिए थे, इनके बारे में डिटेल जान लीजिए थोड़ा सा। इनके बारे में एक एक पैराग्राफ कम से कम आपको पता होना चाहिए। बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं उत्तराखंड में, बौद्ध प्रतिमाएं हैं, बौद्ध बोधि वृक्ष है, बौद्ध प्रतिमाएं हैं। प्रतिमा विज्ञान के हिसाब से बनी हुई प्रतिमाएं बहुत सारी हैं। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध है अल्मोड़ा नगर में, और जखेटा अल्मोड़ा में बौद्ध देवी तारा की मूर्ति भी है, स्पर्श मुद्रा में तारा देवी की मूर्ति भी है। इसके अलावा एक मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है, इसके विषय में डिटेल ले रहा हूं। जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति है, इसमें सिर नहीं है। जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति है, अल्मोड़ा में वमन सुयाल स्थान है, वहां पर जैन प्रतिमाएं हैं। ये द्विभुजी पार्श्वनाथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, उनके ऊपर सर्प का फन है। इस प्रकार से पार्श्वों में एक एक चमर धारणी स्त्री है। इस प्रकार की जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण घटनाएं तो लेटेस्ट होती हैं, उनको आप जान लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी प्रदेश की आप परीक्षा दें तो उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की जनजातियाँ, वहाँ के त्यौहार, वहाँ के नृत्य, वहाँ का संगीत, वहाँ के महत्वपूर्ण खिलाड़ी, वहाँ के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, वहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्ति, और प्रेजेंट में वहाँ पर कौन कौन जो है वहाँ पर मंत्री हैं वो सब, और प्रेजेंट में जो जो वहाँ पर हो रहा है, जो करंट अफेयर्स हैं वहाँ के, उनको जरूर पढ़िए। ईश्वर करेगा ज़रूर सफल होंगे आप। लेकिन पढ़ने के लिए इसी तरह पढ़ना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरह पढ़ना है। तो बस यही मेरा कहना है। निर्णय करने वाले आप स्वयं हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।